अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपकी क्लास फिफ्थ की जो एसएसटी की बुक है, जिसको पहले इंग्लिश में आप लोगों ने फोर्थ में पढ़ा था, जिसमें नो योर वर्ल्ड जिसको आप बोलते थे, ये अभी फिफ्थ में उर्दू में कर दी गई है। इसमें साथ साथ आपको इंग्लिश के अल्फाज भी हैं, ताकि कोई अगर उर्दू के अल्फाज में आपको समझ ना आए तो इंग्लिश का लफ्ज़ जो है वो आपको मदद कर सकेगा आपकी उस बात को समझने के लिए। ठीक है जी। एनीवे अभी हम शुरू करते हैं। ये आज सिर्फ रीडिंग पार्ट आपको मैं करके दूंगा चैप्टर नंबर 1 का, जो कि सिटीज़नशिप यानी शहरियत। शहरियत, सिटीज़नशिप को क्या कहते हैं? शहरियत। यानी जैसे सिटीज़न का मतलब क्या होता है? शहरी। और सिटीज़नशिप का होता है मतलब शहरियत। शहरियत यानी सिटीज़नशिप, शहरी यानी सिटीज़न। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको ऐसे छोटी सी मैं समरी भी दे दूं साथ साथ कि आपके ये चैप्टर्स जो है ना, ये देख लें आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। शहरियत है यानी सिटीज़नशिप है, इंसानी हकूक़, जिसमें आपको बताया गया जाएगा। फिर उसके बाद है सकाफ़त और तनव्वु यानी कल्चर एंड डाइवर्सिटी। कल्चर एंड डाइवर्सिटी, पाकिस्तान में सकाफ़त में तनव्वु यानी डाइवर्स कल्चर्स इन पाकिस्तान, ये आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको बताएंगे हम रियासत और हुकूमत, जिसमें स्टेट एंड गवर्नमेंट, और आइन और हुकूमत, यानी इसमें आपको पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हिस्ट्री यानी तारीख़ के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके 4 पार्ट्स होंगे। यानी आपके चैप्टर नंबर 4.1 जो है वो उसमें होगा एंशियंट सिविलाइजेशन या कदीम तहजीबें। हम यानी हमारी इंसानियत की तारीख़ में बहुत सारी तहजीबें गुजरी हैं, जो पुरानी तहजीबें थी उनके बारे में कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। फिर पाकिस्तान के अजीम रहनुमा यानी द ग्रेट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान आपको बताया जाएगा। असूल पाकिस्तान का सफ़र, द जर्नी टूवर्ड्स पाकिस्तान भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जोग्राफिया है यानी जियोग्राफी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं जोग्राफिया। तो इसके भी आपके 5 पार्ट्स होंगे। नक्शों का तारफ़ यानी एन इंट्रोडक्शन टू मैप्स, तभी खिते और उनका रहन सहन, यानी जो इंसान यानी पाकिस्तान के जो है हमारे जोग्राफिया है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पे रहने वालों का रहने सहने का तरीका जो है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। यानी फिज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर लाइफ स्टाइल्स। फिर आपको पढ़ाया जाएगा मौसम और आबो हवा यानी वेदर एंड क्लाइमेट। और फिर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो भी हमारे आस्ता आस्ता गर्मी आती जा रही है इस दुनिया में ज़्यादा, इसकी वजूहत आप पढ़ेंगे और उसके असरात जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कुदरती आफात के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर माशियात का चैप्टर यानी इकनॉमिक्स का चैप्टर है, जिसमें अशिया और ख़िदमात यानी गुड्स एंड सर्विसेज। फिर तजारत या ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाएगा। कारोबारी काबिलियत और महारत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneurship skills and entrepreneurial skills and competencies। फिर बैंक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है इंसानी हकूक़। क्या है? इंसानी हकूक़, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। मैं इस चैप्टर की इस लेक्चर में आपको सिर्फ रीडिंग करके मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा चैप्टर 1 का पार्ट 2 जो होगा, उसमें आपको सवालों के जवाबात के बारे में आपको थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे और आपको सैम्पल सा बताएंगे। आप उससे मिलते जुलते जवाब लिख सकते हैं, ख़ुद भी तहरीर कर सकते हैं। यानी इंसानी हकूक़ हर फ़र्द का वो बुनियादी हक़ है जो बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, शहरियत, मुल्क और ज़बान हर इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक उसे हासिल होते हैं। यानी इंसानी हकूक़ से क्या मुराद है कि वो तमाम हकूक़ जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी रंग, उसका रंग कैसा भी हो, उसकी नस्ल कोई हो, कोई मज़हब हो, उसकी कहीं की शहरियत हो, कहीं किसी मुल्क का रहने वाला हो या कोई भी ज़ुबान बोलता हो, उन तमाम इंसानों को जो हकूक़ हासिल होते हैं, तमाम दुनिया के इंसान जो है उनको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। ये बुनियादी हकूक़, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ आलमी एलामिया बराए इंसानी हकूक़, ये बुनियादी हकूक़ बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है आलमी एलामिया, एलामिया का मतलब होता है ऐलान या डेक्लरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बराए इंसानी हकूक़, यानी इसको डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी बोलते हैं। डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
में दर्ज हैं। यानी ये तमाम हकूक़ जो है तमाम दुनिया की कौमों ने मिल के एक जो है डिक्लेरेशन या एक डॉक्यूमेंट बना के साइन किया हुआ है, जिसमें ये तमाम इंसानी हकूक़ जो है इंसानों के वो उसके बीच में शामिल हैं, जो 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मंजूर हुए। यानी 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा जो इदारा है, तमाम दुनिया के मुल्कों को मिल के जो एक इदारा बनाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, उसमें ये सब ने मिल के इनकी एक करारदाद मंजूर की हुई है। इनमें से कुछ हकूक़ ये हैं, यानी बुनियादी हकूक़ जो हैं इंसान के वो चीदा चीदा आपको बताए जा रहे हैं कि बड़े बड़े कौन से इंसानी हकूक़ हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर बराबर और आज़ाद हैं, यानी तमाम लोग जो है हमें पैदाइशी तौर पे हम बराबर हैं सब एक दूसरे के, और हम फ्री हैं, आज़ाद हैं। यानी कि हर फ़र्द को ज़िंदगी, आज़ादी और हिफाजत का हक़ हासिल है। यानी हर शख्स को हासिल है कि उसकी हर शख्स को या उसकी कौम या उसके मुल्क का फ़र्ज़ है कि उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, उसको उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हो और उसकी हिफाजत हो, किसी तरीके का उसको ख़तरा ना हो। यानी हर फ़र्द को ज़िंदगी, आज़ादी और हिफाजत का हक़ हासिल है। यहाँ हिफाजत का होना चाहिए था, हिफाजत का हक़ हासिल है। ठीक है जी। फिर हम आते हैं कि हर फ़र्द को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। ग़ुलामी यानी स्लेवरी और ग़ुलामों की तजारत ममनू है, यानी किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। हर फ़र्द कानून को जवाबदेह है। ठीक है जी। हर फ़र्द को, यानी कानून को जवाबदेह का मतलब होता है हर शख्स पे कानून लागू होता है। कोई शख्स भी कानून से के सामने अगर उसको कोई गलती करेगा तो उसको कानून उसको पूछेगा। हर फ़र्द को नक़्ल व हरकत यानी मूवमेंट की आज़ादी हासिल है। हर फ़र्द को मुल्की वाबस्तगी का हक़ हासिल है। हर फ़र्द को सोचने, समझने और मजहबी आज़ादी यानी कि जिसको बोलते हैं रिलीजियस फ्रीडम का हक़ हासिल है। हर फ़र्द को रोज़गार कमाने और उससे मुआवजा हासिल करने का हक़ हासिल है। ठीक है जी। ये तो हो गए इंसान के बुनियादी हकूक़। अब फिर आते हैं हमारी कि डिजिटल एथिक्स, यानी डिजिटल एथिक्स क्या होते हैं, यानी डिजिटल अखलाकियात, इनको क्या बोलते हैं, डिजिटल एथिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होते हैं? वो लोग जो एक दूसरे से रब्ता करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जैसा कि कंप्यूटर, इंटरनेट और दूसरे डिजिटल आलात इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल शहरी कहलाते हैं। यानी तमाम लोग जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये तमाम लोग, इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिटीजन्स। क्या बोलते हैं? डिजिटल सिटीजन्स, और उर्दू में बोलते हैं डिजिटल शहरी। ठीक है। डिजिटल शहरियों को इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त अखलाकियात का मुज़ाहरा करनी चाहिए। अब जिस तरह यानी आप सिटीज़न होते हैं तो आपको कुछ, आप पे कोई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, इसी तरह डिजिटल शहरियों की भी कोई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ अखलाकियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे नज़रियात दूसरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे लोग गलत हैं। यानी होता है, हर इंसान का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कोई शख्स हमसे मुख्तलिफ सोचता है तो वो जो है ना गलत सोचता है। हर शख्स को हक़ हासिल है, कभी वो जिस तरह मर्ज़ी चाहे किसी बारे में राय रखे। ठीक है ना जी। इनके सोचने का अंदाज़ अलग हो सकता है, लिहाजा हमें लोगों को मुख्तलिफ सोच का एहतराम करना चाहिए। यानी हमें ये चाहिए कि हम दूसरों की जो सोच है उसका भी एहतराम करें, कि अगर किसी बंदे की हमसे डिफरेंट सोच है तो हम कहें भी ठीक है, ये आपका हक़ हासिल है कि आप अपनी राय इस तरह के रखें। अगर कभी इख्तलाफ राय यानी डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाए तो इस सूरत में डिजिटल शहरी को बर्दाश्त से काम लेते हुए गैर ज़रूरी बजट से परहेज़ करना चाहिए। देखें ना, व्हाट्सएप पे लोग आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के ख्यालात की डिस्कशन करते हुए लड़ाई करने लग जाते हैं, तो ये भी बुरी बात है। जैसे आम हालात में भी आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसी तरह आपको एज ए डिजिटल सिटीज़न भी किसी के साथ बदतमीज़ी या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इख्तिलाफ राय से निपटने के तरीके, डीलिंग विद डिफरेंस इन ओपिनियन, यानी जब आप लोगों का कोई इख्तिलाफ राय हो जाए तो उसके निपटने के तरीके क्या होते हैं। इख्तिलाफ राय होने की सूरत में आमियाना और तकलीफ़ दे बातें करने के बजाय इसे नज़रअंदाज कर देना। आमियाना का मतलब होता है ये घटिया सी बातें जो अच्छी बातें नहीं समझी जाती, वो या एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए जो बातें की जाती हैं, वो अगर कोई बंदा कर रहा है तो आपका बेहतरीन तरीका होता है कि आप उसको नज़रअंदाज कर दें। आप समझें कि यार उसको लिफ्ट ही ना कराएं, उसको तवज्जो ही ना दें। ठीक है। अक्लमंदी इसी में है कि ऐसी बात को ख़त्म ही कर दिया जाए
और यानी अक्लमंदी ये होती है कि ऐसी बात को आप नज़रअंदाज ही कर दें, और अगर सामने वाला इखलाक से आरी हो तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। यानी जिस तरह व्हाट्सएप पे अगर कोई बंदा आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो आप उसका नंबर ब्लॉक कर सकते हैं ना, ठीक है। या अगर आपको कोई और भी इसी डिजिटल तरीक़ों में जो आपके पास हक़ हासिल होता है कि आप किसी बंदे का नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि वो आपको फिर मैसेज ना भेज सके। बच्चों को चाहिए कि अगर कोई इन्हें या इनके किसी दोस्त को इंटरनेट के ज़रिए परेशान करता है तो फौरी तौर पे अपने वालिदैन या असातिज़ा को बताएं। अच्छा, बच्चे जो है ना, उनको चाहिए कि जी अगर कोई शख्स इस तरह उनको को तंग कर रहा है, बुली कर रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को ज़रूर बताएं ताकि वो आपकी मदद कर सकें इसमें, ठीक है। अब अगली बड़ी मज़ेदार बात है आज़ादी इजहार राय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी आज़ादी इजहार राय क्या होता है कि हर फर्द को हासिल दीगर हकूक़ के साथ इस बात का भी हक़ हासिल है कि वो बिला खौफ अपने राय का इजहार कर सके। यानी हर शख्स को हक़ हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके और किसी खौफ के बगैर कर सके। हक़ इजहार राय बहुत अहम है क्योंकि इससे हम लोग अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। देखें, अगर आप एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं तो आपको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि आपके ख़यालात का भी दूसरों को पता चल सके ना। और यानी इस इख्तलाफ रखने से क्या होता है कि आप वो अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और किसी भी माशरती नाइंसाफ़ी यानी सोशल इनजस्टिस, इम्तियाज़ी सलूक जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, अदम मसावात यानी इनइक्वालिटी वगैरह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। यानी आप लोगों को अगर पता चले कि किसी शख्स के साथ माशरे में ज़्यादती हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है या उसके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है या उसके साथ मसावात नहीं रखी जा रही, तो आप सब मिल के उसके साथ इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। यानी इस हक़ को इस्तेमाल करते हुए लोग अपने दीगर हकूक़ को भी तलब कर सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए तो इसे बोलने की इजाज़त भी ना हो तो इस सूरत में भी इसे इंसाफ फराहम नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमें पता ही ना हो कि किसी शख्स से ज़्यादती हो रही है, हम बोलने ही ना दें किसी को, तो फिर हम उसके साथ इंसाफ भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। अखबारात, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया और मुबस्सरीन आज़ादी इजहार राय की बदौलत आवाम को हालात से बाखबर रखते हैं, ठीक है ना जी। हमें हमारा जो सोशल मीडिया है, ये टीवी वगैरह है, वहाँ पर क्योंकि हर शख्स को अपनी अपनी राय देने का इजहार करने का, राय इजहार करने का की आज़ादी होती है, तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि मुख्तलिफ लोग क्या राय रखते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, उनके बारे में उससे मुख्तलिफ लोगों की क्या राय है। अपनी राय के इजहार की आज़ादी जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों को इंतखाबात के दौरान सही फ़ैसला करने में मदद करती है। यानी हर शख्स को अपनी अपनी राय इजहार जब करता है तो लोग जो है बड़ी आज़ादी से जो है ना उसको सुनते हैं और अपनी राय कायम कर सकते हैं उसके बारे में। इसके तहत लोगों को अपने मसाइल उजागर करने का मौका मिलता है, ठीक है जी। दूसरे हकूक़ की तरह हक़ आज़ादी इजहार राय के तहत हर शहरी इस बात का पाबंद है कि वो आमियाना ज़बान यानी कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, झूठ, गैर इखलाकी, नाकाबिल बर्दाश्त यानी इनटॉलरेंट या नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू जिसको हेट स्पीच बोलते हैं से परहेज़ करे, ठीक है ना जी। अमन और तनाज़ा। अमन से मुराद सुलह जोई से रहना है। तनाज़ा अमन के बरक्स रंजिश यानी ग्रीवेंस, झगड़े और अदावत यानी कि एनिमोसिटी को कहते हैं, ठीक है जी। अमन का उल्ट क्या है? तनाज़ा। कानून की पासदारी यानी लॉ अबाइडिंग, अदल व इंसाफ यानी जस्टिस और यगानियत किनशिप माशरे में अमन के क़याम से ही मुमकिन होते हैं। तनाज़े इख्तलाफ राय के नतीजे में जन्म लेते हैं। दो अफराद के दरमियान इख्तलाफ राय से बाज़ औक़ात रंजिशें पैदा हो जाती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि तनाज़ात का हल फौरी तौर पर तलाश करने की कोशिश की जाए ताकि एक पुरअमन माशरे की तकमील हो सके, यानी ताकि एक पुरअमन माशरा तकमील पा सके, ठीक है ना जी। तनाज़ात के हल के लिए क्या तरीका होता है जी? लोग मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोचते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। इस वजह से कभी लड़ाई, तनाज़े और इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, ठीक है जी। जब अफराद मिलकर पुरअमन तरीके से लड़ाई और इख्तलाफ राय को हल करते हैं तो इख्तलाफात दूर हो जाते हैं, यानी इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। अक्सर घरों, मोहल्लों और स्कूलों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बहन भाई, दोस्त, मोहल्लेदार वगैरह आपस में कई बातों में पर उलझ सकते हैं,
मगर बात बढ़ाने के बजाय उसको सुलझाना चाहिए। ठीक है ना जी। गुफ्तगू और मुज़ाकरात की अहमियत, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन एंड निगोशिएशन। तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अगर फ़रीक़ैन एक दूसरे की बात को सुने और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को अहमियत दें, तो वो ना सिर्फ वो दूसरों की बात को समझ सकते हैं बल्कि मसले का हल भी निकाल सकते हैं। कुछ मामलात के लिए किसी गैर जानिबदार शख्स की मदद भी हासिल की जा सकती है। ठीक है। किसी बाहमी नतीजे पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि गुफ्तगू को खुले दिलो दिमाग से सुना जाए, वरना मसला या तो जूं का तूं ही रहेगा या मज़ीद बिगड़ जाएगा और बात संभलने के बजाय बढ़ के किसी बड़े झगड़े का भी सबब बन सकती है। ठीक है ना जी। तो अमन व सलामती कायम करने के क्या तरीके होते हैं? ठीक है। अमन कायम करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपस में रब्ता कायम किया जाए और तनाज़े की वजह मालूम की जाए। ख़ानदान के अफराद मसलन बहन और भाइयों के दरमियान रंजिशें पैदा हो जाएँ तो वालदैन इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। स्कूल में जमात के तलबा के दरमियान ग्रोहों में तनाज़ा खड़ा हो जाए तो ज़रूरी है कि सातज़ा की मदद हासिल की जाए, तनाज़े की वजह मालूम की जाए कि ये किसी गलत फहमी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा तो नहीं था। बाज़ औक़ात जमात में कुछ तलबा धौंस यानी बुलिंग का निशाना बन जाते हैं। तलबा को समझना चाहिए कि जमात में तमाम तलबा बराबर यानी मसावी हैं। ठीक है जी। ये आपको यहाँ तक हम इसी तरह ममालिक के दरमियान तनाज़ात पैदा हों तो अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, तनाज़ात की वजह मालूम की जाए और मफ़ाहमत पैदा करने की कोशिश की जाए। अपनी और दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखना खुशियों का सबब बनता है। लोगों को इनके रंग, नस्ल, जिन्स, ज़बान, सियासी व मजहबी ख़यालात, कौम, सूबे या माशरती फ़र्क से मुबर्रा होकर उनकी खूबियों और ख़ामियों समेत तस्लीम करने से ही एक पुरअमन और मुतवाज़न माशरा कायम होता है। हमें जियो और जीने दो के फ़लसफ़े पर ज़रूर अमल करना चाहिए। ठीक है ना जी। यहाँ तक हम आज आपका पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह थर्ड में या तीन हम कोशिश करेंगे तीन हिस्सों में इसको तकसीम करें, यानी एक में थोड़ी सी रीडिंग हो, फिर थोड़ी सी रीडिंग हो और फिर उसके बाद सवालों के जवाब हम किया करें। ठीक है।